नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। तो चलें दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों ये कहानी जो हमें भेजे हैं ना, उनका नाम है बबलू। बबलू जी रहने वाले हैं झारखंड के, रांची के आसपास के। लेकिन ये जो काम करने आए थे ना, उत्तर प्रदेश नोएडा, साल 1998 में, कुछ अपने साथियों के साथ में जो वहाँ पर आते थे जाते थे काम करते थे। बबलू जी जो थे गांव देहात के रहने वाले थे और शहर में उनका आना जाना कम था। लेकिन जब घर में कुछ परिस्थिति खराब होने लगी और उनको लगने लगा कि भाई अब मेरा घर ऐसे तो चल नहीं पाएगा, मुझे भी अब कोई ना कोई काम धंधा करना चाहिए। और तब उनके जो दोस्त शहर में रहा करते थे वो उनके गांव में आते हैं अपनी छुट्टी वुट्टी काटने के लिए। और उसी दौरान बबलू जी उनसे मिलते हैं। दोस्त उनका तैयार हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है, हम कुछ दिनों में चलेंगे और हमारे साथ में चल पड़ना। बबलू जी बड़ा खुश थे, लेकिन उनको क्या पता था कि जिस काम के लिए मेरा दोस्त लेके जा रहे हैं वो काम कैसा होगा, क्या और क्या उनके साथ में वहाँ घटने वाला है। तो चलिए आगे की कहानी बबलू जी की शब्दों द्वारा मैं शुरुआत करता हूँ। दोस्तों मेरा नाम बबलू, मैं बताया ना आप, मैं रांची जिला झारखंड का मैं रहने वाला। मैं अपने दोस्तों के साथ शहर तो पहुँच जाता हूँ, लेकिन बड़ा अटपटा लगता है। मैं गांव देहात का, खुले हवा का रहने वाला, खुली खुली जगह पर मैं घूमने फिरने वाला। लेकिन जब मैं अपने दोस्तों के घर में आता हूँ, घर क्या कहूँ, वैसा घर हमारे गांव में किसी का भी नहीं है। इतना छोटा छोटा सा कमरा और उसमें लोग जैसे भरे हुए थे। मैं तो आकर के पछता रहा था, अगर मैं गरीब नहीं होता, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं होती, तो शायद मैं एक रात भी उस घर में काट नहीं पाता। अब मैं अपने दोस्तों से शिकायत करता हूँ तो कहते हैं भाई ये शहर की ज़िंदगी है, हम यहाँ पर पैसा कमाने आए हैं, हम यहाँ पर ऐश मौज करने थोड़ी आए हैं। अब इसी में गुजारा करना होता है, तभी तो हम पैसा बचा पाएंगे, अपने घर भेज पाएंगे। तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। मैं समझ गया था कि अब जैसा ये लोग कह रहे हैं वैसा ही मुझे करना पड़ेगा। अब इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं था। जैसे तैसे मैं वहाँ दिन काटने लगता हूँ। मुझे एक नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन वो नौकरी मुझे रास नहीं आई। मेहनत की बात नहीं थी, वो नौकरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ और तब वो मुझ पर नाराज़ हो जाते हैं। कहते अच्छा भला नौकरी तो था, तुमने क्यों छोड़ दिया? अब इतनी जल्दी कहाँ से मैं नौकरी तुम लोग के लिए प्रबंध करूँ? अब आराम करो, जब नौकरी मिल जाएगी तब हम देखेंगे। मैं सच कहूँ ना, मैं वो नौकरी बिल्कुल करना नहीं चाहता था। मेहनत का काम नहीं था, लेकिन उसके जो मालिक मुझसे बातचीत करता था ना, वो भाषा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। हमारे गांव के लड़के ना जाने ऐसे भाषा को कैसे बर्दाश्त कर पाते थे। मैं इस चीज़ से बहुत गुस्सा था, मैं क्या बताऊं। खैर नौकरी तो मैंने छोड़ दिया था और इसके बाद मैं घर पर रहने लगा दोस्तों के। लेकिन कब तक? वो जैसे मुझे देखते वो भी कहते थे कि तुम आसपास में घुमा करो, देखो कोई नौकरी मिल जाएगी। लेकिन मेरी कोई जान पहचान नहीं था। मैं जब जाता था कोई मुझे नौकरी देता नहीं था। वो दोस्त जो मुझ पर मेहरबान हुआ करते थे, मुझे गांव से लेके आए थे, अब मैं उनका दुश्मन लगने लगा। उनकी रोटी में पलने लगा था ना, इसलिए मैं भारी होने लगा था। मैं उनका आंखें का रंग देखता था, जैसे मुझसे बिहेव करते थे, बात करते थे। मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, सब बातें मैं समझता था। तब मुझे लगने लगा कि यहाँ समय काटना ठीक नहीं है। मैं इतना दूर चल कर के आया हूँ तो मुझे अपने ही काम को खुद ही तलाश करना पड़ेगा। दूसरे के भरोसे मैं चल नहीं सकता हूँ। और आखिरकार मैं नौकरी का तलाश करने लगा। हाँ, टाइम तो ज़रूर लगा था। हफ्ता भर तो मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था, लेकिन एक प्रॉपर्टी डीलर के पास मुझे काम मिल गया था। जब मुझे वो देखा, पहली नज़र में वो कहने लगा कि तुम्हारे जैसे लड़के की मुझे ज़रूरत थी, जो गांव देहात का रहने वाला हो और डर नाम का चीज़ उसके पास में ना हो।
वो मुझसे बहुत सारे सवाल किया था। कह रहा था, जैसे मुझे इंटरव्यू ले रहा था, कि तुम डरते हो? मैं कहने लगा कि नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। भूत प्रेत से डरते हो? मैं कहने लगा, साहब हम तो गांव देहात का रहने वाले हैं, अगर भूत प्रेत से डरेंगे तो अपने खेत खलिहान में कैसे जाएंगे? रात में भी हमें जाना पड़ता है। तब जा कर के वो नौकरी मुझे मिली थी। जब नौकरी मिल गई ना तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि नौकरी के साथ मुझे रहने का व्यवस्था भी मिल चुका था। मैं अपने दोस्तों के जो साथ में रहा करता था, उनकी बातें सुना करता था, अब उससे मुझे छुटकारा मिल गया था। मैं अपने दोस्तों को कहकर आता हूँ, अपने सामान लेके आता हूँ कि अब मुझे नौकरी मिल गई है, मुझे रहने का व्यवस्था अब हो चुका है। मैं इतनी छोटी तंग जगह में रहता था, चलो आप लोगों को मुबारक हो, लेकिन मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। कई दोस्त मुझसे बात करने लगे थे, लेकिन जो मुझे गांव से लाए थे उनको शायद जलन होने लगी थी कि देखो, ये लड़का गांव देहात का रहने वाला, हम इसको पहली बार शहर में लेके आ रहे हैं और ये हमसे भी आगे निकल रहा है। जलन तो होनी स्वाभाविक थी, लेकिन मैं उनको जलते हुए देखना चाहता था। कुछ दिनों के बाद जो हमारे साथ में उन्होंने किया था, जो रवैया अपनाया था, मैं उससे बहुत गुस्सा था। खैर, अब क्या करना, मैं तो अपनी नई जगह पर आ गया था। डीलर का काम था। अब उसके एक ऑफिस नहीं, उस शहर में 3-4 ऑफिस थे। तीनों 4 ऑफिस में वो घूमता रहता था। अपने नौकर चाकर रख रखे थे जो उसका ऑफिस को संभालते थे। वो हर तरह का मकान, प्रॉपर्टी, ज़मीन, विवादित हो, कुछ भी हो, भूत वाला जगह हो, भूतिया घर हो, वो खरीद लेता था। उसकी नज़र में कोई भूत प्रेत नहीं होता। इंसान का सोच भूत पैदा कर देता है। वो मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाता था, मुझे ट्रेनिंग दिया करता था। कहता था, बबलू देखो, भूत दिमाग में बैठा रहता है। अगर तुम रात को जाओ और तुम्हें अगर ऐसा लगे कि रास्ता बिल्कुल क्लियर है, यहाँ कुछ, अब तुम उस भूत के बारे में सोचो ही नहीं, तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। तुम उसी रास्ते पर अगले दिन जाओ और तुम्हें कोई बता दे कि देखो बबलू, उस रास्ते पर एक पेड़ जो आता है ना, पेड़ पर चुड़ैल बैठा करती है। आज तुम देखो, तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी कि उस पेड़ को आगे निकल जाओ, तुम डर जाओगे। ये सब दिमाग का खेल होता है। भूत प्रेत नाम का कोई चीज़ होती ही नहीं है। देखो, मैं तो भूत वाला भी घर घर खरीद लेता हूँ। आज तक मैंने तो अभी तक भूत नहीं देखा। मैं उसकी अच्छी अच्छी बातें जो थी दिमाग में बिठाने लगा था। मैं भी गांव देहात का रहने वाला था। मैंने भी आज तक अपनी नज़रों से भूत प्रेत को देखा नहीं था। किस्से कहानियाँ तो चलती रहती थी, लेकिन पहले मैं भूत प्रेत को मानता था, डरता था। लेकिन जब मैं शहर में आता हूँ, ये जो हमारे डीलर साहब हैं, सब मेरे दिमाग को घुमा देते हैं। कहते हैं ये सब मन का सोच है बबलू, दिमाग में भूत बैठा रहता है। वो ज़मीन पर दिखाई नहीं देता, ना पेड़ पर बैठता है, ना घर के अंदर में होता है, सब कुछ दिमाग में होता है। उस भूत को तुम बिल्कुल भगा दो, दिमाग से बाहर निकाल दो, और डरने की आवश्यकता होती ही नहीं है। मैं कहूँ ना, उस डीलर साहब ने मेरे दिमाग को इस तरह से क्लीन कर दिया था कि मैं डरना ही भूल गया था। मेरी नज़र में भी अब जो भूत प्रेत में गांव में समझता था कि हाँ होते होंगे, अब निकल चुके थे। उनका तो यही काम था, अब विवादित ज़मीन को खरीद लेना, विवादित मकान, भूत वाला, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी जो खरीद लेते थे सस्ते दाम पर जो मिलता था, और फिर उसमें वो कब्जा कर लेते थे। पैसा देते ही घर में रहना शुरू हो जाता था। जो नौकर चाकर थे उनको उस घर में शिफ्ट कर देते थे कि जाओ तुम वहाँ रहो साफ़ सफाई करके। अब कुछ महीना तक ऐसे ही लगता रहे कि हाँ तुम इस घर के मालिक हो, तुम ही हो, सब कुछ हो। लोगों को आसपास में दिखाना चाहते थे। आज जब कोई खरीदार आता था तो उसी प्रॉपर्टी को अपने अच्छे सौदे पर बेच देते थे। अच्छा मुनाफा होता था, अच्छा पैसा कमाते थे। और जो भी उस घर में लड़का, चाहे कोई भी युवक या कोई अन्य आदमी उस घर को संभाल के रखता था, यानी उस घर में मौजूद रहता था और वो घर उसके जिम्मे होता, जब वो प्रॉपर्टी बिक जाती थी तो उसको बोनस भी देते थे। अब लोग बाग जो काम करते थे बड़ा खुश रहा करते थे। सब चाहते थे कि मुझे भी एक घर मिल जाए और मैं उस घर को देख रेख करूँ, मेंटेन करूँ, जब तक बिक ना जाए। लोग बाग ऐसा होड़ लगाते थे। जब वो घर बिकता था तो मालिक बड़ा खुश होकर के उसको बोनस देते थे।
अब वो भी खुश, मालिक भी खुश और लेने वाला भी खुश। इस तरह हमारे साहब का काम चल रहा था। जब मैं वहाँ पर लग जाता हूँ तो शुरुआती दिनों में मुझे तो ऑफिस के काम के लिए रखा गया था। साफ सफाई, चाय पानी देना, लोगों को मकान दिखा देना। धीरे 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 मुझे सब कुछ ट्रेनिंग देते हुए मुझे इस जगह पर 6 महीना हो चुका था। हमारे ऑफिस में जो लड़के काम करते थे, जो घर बार दिखाते थे, जब घर खरीद लिया जाता था तो उसमें जाके लड़का रहने लगते थे। और जब वो घर बिकता था तब साहब हमारे सामने पैसा देते थे कि लो भाई, ये तुम्हारा बोनस है, अब तुम खुश हो ना। इतने सारे पैसे देख करके मैं एकदम कहूँ ना, एकदम आश्चर्य में पड़ जाता था। सैलरी तो अलग होती थी, सैलरी से तो कोई मतलब ही नहीं होता था, लेकिन बोनस के रूप में इतना पैसा उनको मिल जाता था, वो तो बल्ले बल्ले उनके हो जाती थी। मैं भी मन ही मन सोचता था कि साहब ये भी मुझे एक ऐसा कुछ काम दे दें तो मेरी भी तो लॉटरी लगी ही जाएगी, कुछ पैसा मुझे मिल जाएगा नगद नारायण। किसको पैसा अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरा भी नंबर आता है पूरे 1 साल के बाद। तब तक मैं अपने गांव 2 बार जा चुका था। 2 बार कुछ पैसा जमा करके अपने घर को मैं दे कर आ चुका था। अब मेरे रहने सहने का सब स्टाइल बदल चुका था। मैं कहाँ गांव देहात में कुर्ते पजामे में घुमा करता था, अब तो जींस के पैंट और शर्ट पहन करके चश्मा लगा के अपने गांव में जाता था। जो हमारे यार दोस्त थे वहाँ पर रहने वाले, मेरी ठाट बाट देख करके बड़ा आश्चर्य में पड़ जाते थे। मैं रोब दिखाता था उनको, जैसे मैं किसी शहर में बड़े ऑफिस में जाकर के मैनेजर बन चुका हूँ। वो मुझे ऐसा ही समझते थे। खैर, अब मैं आता हूँ मेन कहानी पर। 1 साल तो हमें ऑफिस में ही रुकना पड़ा था, ऑफिस का काम ही करना पड़ता था। आसपास में जो भी मकान था उनको मैं ग्राहकों को दिखाता था, यही मेरा काम था। हाँ, वो मकान बिक जाता था तो साहब कुछ पैसा हमें ज़रूर देते थे, लेकिन इतना पैसा नहीं जो घर में जो लड़के रह कर के घर को संभालते थे जब तक वो घर बिक ना जाए। इतना पैसा मुझे अब कहाँ मिलने वाला था। लेकिन 1 साल के बाद मुझे एक घर मिलता है। साहब कहते हैं कि बबलू, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें 1 साल हो चुका है और मैं समझता हूँ कि तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग मिल गई है। अब तुम बताओ, भूत प्रेत से डरती हो क्या? मैं कहता हूँ नहीं साहब, मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। मन ही मन खुश होता हूँ क्योंकि मेरी नज़र में वो घर खरीदा गया था जो भूतिया था। वहाँ पर लोग बाग रात में क्या दिन में भी उस घर के पास से गुजरने से डरते थे। लोगों का कहना था कि उसमें कुछ ऐसी बुरी शक्तियाँ रहती हैं जो उस घर के पास भी पहुँच जाए ना तो उसको बीमार कर देती है, उसको बीमारी से उसको मार देने की कोशिश करती है। अगर उस घर के पास में रात में कोई चला जाए ना तो उसकी खैर नहीं। वो बंद दरवाजे से भी उन खींचने की शक्ति रखती है। एक बार जो उस घर में चला गया ना, उन शक्तियों के कब्जे में आ गया, समझ लो उसकी ज़िंदगी खराब हो गई है। वो घर हमारे मालिक ने खरीद लिया था। अब मालिक बड़ा खुश थे, बहुत सस्ते दाम में सौदा हो चुका था। वो हिसाब लगा रहे थे कि अगर उस घर को बेचेंगे तो हम इतने लाख में बेचेंगे, मुझे इसमें ज़्यादा कमाई होगी। वो घर की जिम्मेदारी मुझे दिया जाता है, चाबी मुझे पकड़ाई जाती है। साहब कहते हैं बबलू, तुम इस घर की देख रेख करो, जब तक ये घर बिक ना जाए तुम्हें ऑफिस में रहने की जरूरत नहीं है। अपना बोरिया बिस्तर लो और उस घर में अपना डेरा डंडी डाल दो, खाओ पियो मौज करो और उसी घर में रहो। जब तक वो घर ना बिके उस घर से तुम्हें हिलना डुलना नहीं है। और जैसे मैं सबको बोनस देता हूँ, तुम्हें भी भरपूर बोनस मिलेगा। मैं तो इतना खुश हो चुका था कि मैं क्या बताऊँ। मुझे लगा कि बस अब हमारे पास पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है। मैं बहुत खुश था। मैं इन्हीं चीज़ों को तो सपना देखा करता था और वो सपना सच करने का टाइम अब आ चुका था। मैं उस घर में अब जा धमकता हूँ। मैं घर का पूरा साफ सफाई, जो काफ़ी सालों से घर बंद था, घुटन था, अब गंद से भरा हुआ था और कचरा कूड़ा तो बहुत ऐसा था भरा हुआ। हमारे मालिक आप सफाई का प्रबंध पूरा करा देते हैं और इसके बाद जो घर सीलन से भरा हुआ था, पपड़ियाँ उखड़ी हुई थी, मरम्मत का काम शुरू हो जाता है। जब वो घर मरम्मत हो जाता है ना
3 दिन तो जरूर लगता है। 3 दिन में वो घर रहने लायक हो जाता है और तब मैं उस घर में रहने लगता हूँ। नहीं तो उस घर में भूत प्रेत तो नहीं, लेकिन ऐसा बास आता था जो मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। आखिरकार जब घर मरम्मत होने के बाद मैं अपना बोरिया बिस्तर उस घर में जमा देता हूँ और वो पहली ही रात थी। दिन में तो मैं अक्सर उस घर में रहता था, पेंट वेंट सब कराने का जिम्मेदारी मेरी थी, सब देख रेख मैं ही करता था। लेकिन रात को रुकता नहीं था। रात में अपने ऑफिस में आकर जहाँ मैं पहले रहा करता था उसी जगह पर अपना रात गुजारता था। लेकिन लगने लगा कि अब तो ठीक है, माहौल सही है, और तब मैं अपना बोरिया बिस्तर उसी पुराने घर में चला जाता हूँ। जो पुराना नहीं लग रहा था, पेंट वेंट करने के बाद बिल्कुल उसमें चमक सी आ गई थी, अच्छा घर लगने लगा, माहौल बदल चुका था। और इसके बाद एक कमरे में अपना बोरिया बिस्तर जमा देता हूँ। मालिक अब जो भी लड़का रहता था ऐसे घरों में पूरा खर्चा बर्चा देते थे, कहते थे कि जो खाओ पियो हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन घर का मेंटेनेंस, घर का देख रेख, और तुम्हें लगे, अब पड़ोसियों को भी लगे कि ये घर तुम्हारा है, तुम इस घर के मालिक हो, ऐसा होना चाहिए। ऐसा ही करते थे। मुझे भी इस बात का ट्रेनिंग दी गई थी। इसके बाद तो मैं उस घर का मालिक बन चुका था। लेकिन जो अड़ोसी पड़ोसी थे मुझसे आकर के फुसफुसाते थे, कहते थे ये घर आपने लिया है। और तब मैं बिल्कुल बोलता था हाँ जी ये मेरा घर है, आपको पता नहीं है ये घर भूतिया है। मैं कहता था मुस्कुरा के कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं भूत प्रेत को नहीं मानता। पड़ोसी अचरज भरी आंखों से मुझे घूरते थे, जैसे मैं उनके लिए कोई आठवां अजूबा हूँ। हाँ मैं बड़ा ही अब एक तरह से मुस्कुराते हुए उनसे बात करता था। डर तो मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं था। मेरा मालिक मेरा दिमाग को इतना साफ कर चुके थे, समझा चुके थे कि देखो भूत प्रेत तुम्हारे दिमाग में बैठता है, वो घर में बास नहीं करता, ना रोड पर दिखाई देता है, वो दिमाग के अंदर में बैठा रहता है और तुम्हें बस यही काम कराता रहता है, डराता है, और तुम्हें लगता है कि बाहर में भूत बैठा हुआ है। मैं सब कुछ मालिक के हिसाब से चल रहा था। पड़ोसियों को भी लगने लगा कि मैं ही इस घर का मालिक हूँ, लेकिन मैं ही जानता था ना कि मैं मालिक नहीं, मैं तो नौकर हूँ। जैसा मुझे मालिक बताया करते थे मैं उसी हिसाब से अपना काम धाम करने लगा। मैं उन टाइम में मैं थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह ज़रूर लेता था, और यहाँ आने के बाद मैं बोतल लेके आ गया। रात को मैं खाना वाना खाने से पहले 1-2 पैग जरूर लेता था, और यहाँ पर भी मैं वही किया। होटल से खाना वाना ला करके आराम से अपना ही घर समझ करके अब बहुत चौड़े में दारू का बोतल खोलता हूँ, और इसके बाद मैं खाना खाने का शुरुआत कर देता हूँ। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। ज़्यादा रात भी नहीं हुई थी, 11 के आसपास का टाइम था, और मैं मज़े में अब कुछ कानों में लीड लगा करके और अब कुछ गाना सुनता हुआ अब खाना खाना आनंद, मेरी ऐसी आदत थी। इसके बाद उस घर में क्या हुआ, कैसी आवाज़ आई, क्योंकि तो मैं लीड लगा रखा था, गाने का आनंद ले रहा था, मुझे शोरगुल तो कोई सुनाई नहीं दिया। लेकिन जब सामने से जब ज़ोर ज़ोर से एक पर्दा लगा हुआ था और वो ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा, और तब मैं कानों से लीड निकालता हूँ, तब मुझे लगा कि इस घर में कुछ शोर हो रहा है, जैसे कोई चल रहा हो, पाजेब की आवाज़ छन 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 करके बज रही है। मुझे लगा कि बाहर का रोड, क्योंकि रोड बगल में था, मुझे लगा कि राहगीर वगैरह जा रहे होंगे अपने अपने घर पर, औरतें भी होंगी, उनकी पाजेब की आवाज़ होगी जो छम 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 करके बज रही होगी, मुझे क्या करना। लेकिन जो पर्दा हिल रहा था बिना हवा का, मैं थोड़ा देख करके मुझे अजीब सा लगा था। पर्दा इतना मोटा था और वो कैसे बिना हवा का हिल रहा था, ना तो वहाँ पंखा लगा हुआ था ना हवा कहीं आ जा रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। संदेह होता है तो मैं खाना वाना अब ख़त्म कर लिया था। इसके बाद उठता हूँ और पर्दे के पीछे जाकर देखता हूँ कि कोई है क्या, कोई चोर उचक्का तो नहीं घुस गया है, लेकिन वहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं है। और जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ ना तो पर्दा बिल्कुल शांत हो जाता है। मुझे लगा कि मेरे दिमाग का वहम है, मुझे डरना नहीं चाहिए। जैसे मेरे मालिक ने बताया है, ये सब दिमाग में बैठा होता डर है जो भूत को पैदा कर देता है। आज मैं पहली बार ऐसे घर में आया था जो सालों से बंद पड़ा था।
मेरे अड़ोसी पड़ोसी जो कह रहे थे कि देखो ये जो घर है ना, वाकई में भूतिया घर है। लेकिन मैं उनको समझा देता था उल्टा कि कोई भूत वूत नहीं, मैं भूत वूत को नहीं मानता। और तब वो मेरी तरफ अचरज भरी निगाह से देख करके और खुद ही चले जाते थे। मैं कहूँ ना कि मैं उस घर में आकर के आज जब वो पर्दे वाला सीन देखता हूँ, अब मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे में कोई है। लेकिन जब पर्दे के पीछे जाता हूँ, जब देखता हूँ कि पर्दा के पीछे कोई नहीं, खाली है, मैं एक बार सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ। भारी पर्दा था, हल्का नहीं था कि थोड़ी सी हवा से भी हिलने लगे, और ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे में कोई ना कोई है। पहले बार जो मुझे महसूस हुआ था मैं वही आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब पर्दा शांत हो जाता है, उसके पीछे नहीं होता है, तो लगता है कि मन का फितूर है। ये मेरा डर है जो दिमाग से निकल कर के बाहर आ चुका है। मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं 2-3 पैक चढ़ा लिया था, और पैक चढ़ाने के बाद मुझे सुस्ती आनी शुरू हो जाती थी। मैं अपना बिस्तर फैलाता हूँ और आराम से उस पर जाता हूँ। और मैं अंधेरे में सोया नहीं करता था। रोशनी जब जलती रहती थी तब मुझे भी नींद आ जाती थी। ऐसा ही मुझे आदत शुरू से था। कमरे की लाइट जल रही थी, हर एक कमरे की लाइट में जलता हुआ छोड़ दिया था, कोई कमरे का लाइट बंद नहीं किया था। अब मैं आराम से सो गया। कितना टाइम सोया मुझे कुछ भी अनुभव या मैं कहूँ कि याद नहीं था। जब एक आवाज़ उस घर में सुनाई देती है, फुसफुसाहट सी, जैसे किसी को कोई बुला रहा हो, जैसे किसी के नाम से पुकार रहा हो, तब मेरी आँख खुल जाती है। वो आवाज़ उसी पर्दे के पीछे से आ रही थी, जो एक छोटा सा कमरा था, जैसे लोग स्टोर रूम वगैरह का उपयोग करते हैं, ऐसा एक छोटा सा कमरा था। और वो भारी पर्दा उसी पर लटका हुआ था। उसी जगह से फुसफुसाहट सी आ रही थी। मैं कान ओढ़ने लगा कि आवाज़ तो पर्दे के पीछे से आ रही है, ये बोल क्या रहा है। आज जब मैं ध्यान से सुनता हूँ ना, तो वो बोल रही थी, किसी औरत की आवाज़ थी, बड़ी मीठी आवाज़ थी। अब मैं जब ध्यान से सुनने लगता हूँ, तब मेरा ही नाम वो औरत बुला रही थी, बबलू बबलू, तुम इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ, मैं तुम्हें कोई चीज़ दिखाना चाहती हूँ। सच कहूँ ना कि मुझे मेरे नाम से वहाँ पर कोई जानता नहीं था। अब मैं इस घर में अब ऐसे कोई नाम लेके पुकारने लगता है तो हिम्मत तो जवाब दे ही जाती है। डर भी लगने लगा था मुझे, जबकि मेरे मालिक मेरे दिमाग को पूरी तरह से क्लीन कर चुके थे। जब मैं अपने नाम सुनता हूँ किसी औरत के मुंह से, आवाज़ से, मैं उसको बिना देखे हुए, औरत कहाँ पर है मुझे कुछ मालूम नहीं है, और वो कुछ दिखाना चाहती थी। क्या दिखाना चाहती थी, कौन थी, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था। मैं तो नींद में था। और इसके बाद जब मैं सब कुछ अपने कानों से सुन लेता हूँ, डर तो लगता है एक बार। तब अगले पल मालिक की बात याद आ जाती है, देखो बबलू, भूत प्रेत दिमाग में बैठा होता है, और जितना ही दिमाग डराने की कोशिश करता है इंसान उतना ही डरता है। तुम समझ लो कि भूत प्रेत नाम का चीज़ नहीं होती। अगले पल मैं डर निकाल फेंकता हूँ, उठ के खड़ा हो जाता हूँ। मुझे लगा कि इस घर में तो मैं अकेला हूँ, तो ये औरत कहाँ से है? ये औरत है तो मेरा नाम कैसे जानती है? मैं उठ के तैयार हो गया। इसके बाद मैं धीरे 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 उस कमरे के गेट तक पहुँच जाता हूँ जहाँ पर भारी पर्दा लटका हुआ था। पर्दा हिलता हुआ नजर आ रहा था। औरत क्या इस कमरे में है? मुझे ऐसा ही महसूस हुआ था। लाइट तो जल रही थी। मैं पर्दा हटाता हूँ और जो आवाज़ मेरा नाम लेकर के सुनाई दे रहा था, वो आवाज़ एकदम बंद हो जाता है, शांत हो जाती है वो जगह। जो औरत फुसफुसा करके मेरा नाम लेके बुला रही थी, बबलू बबलू, वो चुप हो जाती है। मैं कमरे का कोना कोना देख लेता हूँ, लेकिन वो औरत कहाँ थी जो मेरा नाम लेकर के मुझे आवाज़ लगा रही थी, फुसफुसा रही थी। और मैं पूरा घर देख लेता हूँ, और तब वही आवाज़ फिर मुझे सुनाई देती है, लेकिन दरवाजे की तरफ से, जहाँ पर वो भारी पर्दा लटका हुआ था। जैसे ही मैं मुड़ता हूँ, और जो मैं देखता हूँ, मैं देखता ही रह जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत और नौजवान औरत अब मुझे देख रही है, अब फुसफुसा करके मुझे
इशारा कर रही है, आवाज़ दे रही है, बुला रही है कि बबलू बबलू इधर आ जाओ, बबलू बबलू। जैसे मैं वो आवाज़ सुनता हूँ, कानों में आवाज़ पड़ती है और उस औरत की आंखों में मेरी आंख मिलती है, शरीर पूरा का पूरा झंझना जाता है। जैसा लगता है कि सर दर्द अचानक बढ़ चुका है और इतना सर भारी भारी लगने लगता है। मुझे लगा कि सब मेरे साथ में शायद नशे की वजह से हो रहा है। जो मैं दारू पिया था उसी का ये साइड इफेक्ट है। मैं अपना सर पकड़ लेता हूँ और तब तक वो औरत पर्दे के पास से दौड़ती हुई मेरे पास में आ जाती है। कहती, बबलू सर दुख रहा है क्या, सर दुख रहा है क्या। मेरे सर को पकड़ लेती है और इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। जब मेरी आँख खुलती है ना तो अपने आप का एक कमरे में पाता हूँ, लेकिन ये कमरा नहीं था, वो अलग कमरा था, पीछे वाला कमरा था जो पतली गली में खुलता था, वो वाला कमरा था। मैं अपने आप को उसी कमरे में पाता हूँ। वहाँ पर पुराना पलंग भी था जो पिछली पार्टी का था। वो पलंग वलंग कुछ फर्नीचर वगैरह छोड़ गए थे। वही पलंग पर मैं लेटा हुआ हूँ और उसी पलंग पर वो औरत भी लेटी हुई है। अपने हाथों से मुझे पकड़ रखी है कि मैं कहीं भाग ना जाऊं। और तभी एक दूसरी आवाज़ मुझे सुनाई देती है, अरे तुम सोती रहोगी कि कुछ काम भी कर लोगी। देखो मैं कब से भूखी हूँ, मुझे अपनी भूख तो मिटा ली, लेकिन मेरी भूख का क्या है। जब वो आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है ना, तब मेरी आँख खुल जाती है। पूरी तरह से मैं होश में आ जाता हूँ। मैं देखता हूँ तो वैसी ही रोशनी होती है जैसा मैं जलता हुआ छोड़ गया था। बल्ब जल रहे थे, रोशनी हो रही थी। वो दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ, आंखें लाल लाल सी चमक रही थी। वो दरवाजे पर आ करके खड़ी होकर के जैसे ये बात बोल रही थी। जैसे ही मैं पलट के देखता हूँ उसकी तरफ, मेरे तो होश उड़ जाते हैं और मैं पलट के देखता हूँ आखिर ये औरत कौन है। तब मुझे याद आ जाता है कि मैं पर्दे में जो हिल रहा था उसी जगह पर ये औरत मुझे दिखी थी। ऐ मुझे जानती है, तभी तो मेरा नाम लेके पुकार रही थी। लेकिन मुझे यहाँ पर क्यों ले आई है, इस कमरे में मुझे क्यों मेरे साथ में सोई हुई है। और मेरा सर चकराने लगता है, मेरा सर फिर भारी भारी होने लगता है। तभी वो औरत मेरा हाथ छोड़ करके जो पकड़ रखी थी, जैसे मैं भाग ना जाऊं, और वो छोड़ देती है, उठ के बैठ जाती है। बूढ़ी औरत की तरफ देख करके और उस पर चिल्लाती है, हमेशा तुम भूखी रहती हो, कभी तुम्हारा पेट भरता है। जाओ अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन का प्रबंध करती हूँ। और खबरदार उस कमरे से बाहर मत आना, नहीं तो मेहमान भड़क जाएंगे। और जैसे ही उसको पता लगता है कि मैं तो सब कुछ देख रहा हूँ, तब कहती है, अरे बबलू आप सो जाओ, आपका तबीयत सही नहीं है ना, आप आराम कर लो, आप आराम कर लो। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि भाई तुम हो कौन, इतना मेरी तू सेवा क्यों कर रही हो। मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। लेकिन इतना मौका कहाँ मिलता है। वो फिर मेरा सर को पकड़ लेती है और जैसे ही पकड़ लेती है मेरा आँख बंद होने लगता है। पूरा आँख भारी भारी होने लगता है, जैसे नींद का खुमार चढ़ गया हो या फिर मैं नशे में चूर हो चुका हूँ। ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं। पूरा बदन दर्द से ऐंठ रहा था। मैं अंगड़ाई लेते हुए अपने आप को देखता हूँ, आंखें खोलता हूँ तो मैं उसी कमरे में अपने आप को पाता हूँ जहाँ पर मैंने खाना पीना खाया था, जहाँ दारू पी थी, जहाँ मेरा बिस्तर लगा हुआ था, अपने ही बिस्तर पर पाता हूँ। पूरा शरीर के पोर पोर में दर्द उठ रहा था, सर भी भारी भारी था। मैं जब जागता हूँ तब वो सब बातें मुझे याद आने लगती है। वो पर्दा जो भारी लटका हुआ था, मैं उसको देखता हूँ तो मन में एक भय जैसा होने लगता है। तब मुझे लगने लगता है कि अरे मैं तो इस कमरे में गया था, वो पर्दे के पीछे एक औरत, खूबसूरत औरत थी, मेरा नाम लेके पुकार रही थी। वो मुझे जैसे सर पर हाथ रखती है, फिर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मुझे कि कुछ याद नहीं रहता है। मैं लास्ट वाले पतली गली वाले कमरे में अपने आप को पाता हूँ, पुराने पलंग पर। वो मेरे बगल में लेटी होती, मेरे हाथ पकड़ करके। वो फिर बूढ़ी औरत आती है, खाने को मांग करती है।
वो औरत उसको घुड़क देती है कि जाओ अपने कमरे में, तुम हमेशा भूखी रहती हो। मैं शौक हो गया था। दिमाग में जैसे ही सब बात ख्यालात आता है ना, मैं बिस्तर से उछल पड़ा था। अरे ये कैसा हो सकता है, ये कैसा हो सकता है? नहीं 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 नहीं, ये कोई बुरा सपना होगा, कोई बुरा सपना होगा। मैं ज़्यादा ड्रिंक कर लिया ना, तभी ये भयानक सपना आया है। मुझे ज़्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए। मैं उस चीज़ पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। मालिक ने ऐसे मेरे दिमाग को साफ कर रखा था। मैं भूत प्रेत पर कभी विश्वास कर ही नहीं सकता था। लेकिन जो रात में मेरे साथ में हुआ था, अब मैं एक बुरा जो सपना कहा जाता है ना, मैं उसको समझने लगा था कि शायद बुरा सपना था। हकीकत में ऐसा हो ही नहीं सकता था। मैं फिर एक बार पूरा घर का चक्कर लगाता हूँ। उस पर्दे वाले घर में भी जाता हूँ, वहाँ पर कोई नहीं। आज जहाँ पर लास्ट में अपने आप को पाता हूँ, पतली गली वाले कमरे में, वहाँ पर भी जाता हूँ तो पलंग पूरा का पूरा खाली था, वहाँ कोई नहीं था। बगल के कमरे में जहाँ पर वो बूढ़ी औरत रहती थी, अब उसमें भी कोई नहीं था। मतलब पूरा घर तो खाली था। जरूर ये भयानक सपना था जो मैं ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से मैं देखा, और कोई नहीं। भूत प्रेत कहीं नहीं होता है। मैं फिर अपना डर को भगा देता हूँ। अब इसके बाद दिनचर्या शुरू हो जाती है। मैं घर को बंद करता हूँ, ऑफिस में आता हूँ। अब ऑफिस का काम सब कुछ निपटाने पड़ते हैं। अब तो रात को मुझे उस घर में जाना था, और रात में फिर मुझे किसी तरह से रहना था जब तक वो घर बिक्री ना हो जाए, अच्छे पैसे में बिक्री ना हो जाए, और तब तक मुझे उस घर को देख रेख और रहना भी था। मैं इसी सपने में दिन भर घूमता रहा था। वो जो सपना मुझे लग रहा था, मैं ऐसा भयानक कभी सपना देखा नहीं। और मैं उसी सपने में उलझे हुए रहता हूँ सारा दिन। काम भी करता हूँ, और रह रह करके वो सपना जो था दिमाग में आ जाता है। कई बार मुझे दिन के टाइम सोचने पर मजबूर होना पड़ा था कि सपना मैंने कैसे देखा। ऐसा सपना तो मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन फिर अपने मन को बहलाता हूँ, अरे छोड़ो ना, सपना तो सपना होता है। अब अपना काम करते रहता हूँ, और आखिरकार फिर रात होती है। वही सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। बोतल तो घर में पड़ी थी। अब मैं खाना पीना लेके जाता हूँ, वही अपना बिस्तर पर बैठ करके खाना खाता हूँ, और फिर बिस्तर पर लेट करके सोचने लगता हूँ कि क्या ये जो सपना देखा था कहीं सच तो नहीं था। मन में तरह तरह का ख्याल आ रहे थे। लेकिन जब मैं कर लेता हूँ ना, तो ऐसा नहीं था कि ड्रिंक करने के बाद शरीर में डर नहीं होता था, डर ज़्यादा हो जाता था। मैं दोनों नज़रिए से सोचने की कोशिश करता था। मैं तो ये सोचता था कि भूत प्रेत नहीं होते थे, लेकिन जब ड्रिंक कर लेता था ना, तब मुझे दोनों पहलू, सिक्के के दोनों पहलू को समझने का मौका मिलता था। दिमाग वो पहलू भी मुझे दिखाता था। अब मुझे तब डर लगने लगता था। खैर, अब रात का 11 बज चुका था। मैं खाना पीना खा के बिस्तर पर आराम कर रहा था, नींद की आने की तैयारी कर रहा था। और उसी टाइम जैसे मेरे आंख बोझिल बोझिल होने लगा था, भारी भारी। सर में कुछ ऐसा महसूस होने लगा कि धीरे धीरे कोई सर में हथौड़ी चला रहा है। धीरे धीरे दर्द मेरा बढ़ता जा रहा था। इतना दर्द हो जाता है ना कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, चीखने लगता हूँ दर्द के मारे। तब वही औरत की आवाज़ सुनाई पड़ती है, बबलू जी, क्या आपके सर में फिर दर्द हो रहा है? मैं आँख खोल के देखना चाहता था कि ये कौन है औरत भाई, ये मुझे क्यों अब परेशान कर रही है मेरे सपने में। अभी तो मुझे नींद भी नहीं आई है, ये सब चक्कर क्या है? आँख खोलता हूँ ना, तब वही खूबसूरत महिला मुझे सामने खड़ी नजर आती है, वही वेशभूषा में जो पिछली रात को मैंने देखा था। कोई भी कपड़े लत्ते में कोई बदलाव नहीं था। मैं उसको रोक भी नहीं पाता हूँ। वो आकर के मेरे सर को जैसे मालिश करने लगती है। कहती, बबलू जी आप लेट जाओगे, आप लेट जाइए, आप बीमार हैं, आपको आराम की जरूरत है। जैसे लगने लगता है कि वो मेरी पत्नी है, ऐसा मुझे वो फील कराती है। अब फिर मैं अपने ही बिस्तर पर लेट जाता हूँ। मेरी आंखें बंद हो जाती है, और दर्द मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, अलग ही दुनिया में चला जाता हूँ। और जब मुझे होश आता है, मुझे कुछ आवाज़ महसूस होती है जैसे कोई आके चिल्ला रहा हो। तो वही बूढ़ी औरत चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मैं भूखी हूँ, मेरे भूख का तुम्हें कोई पता नहीं,
तुम मुझे भूखा रखना चाहती हो, तुम तो ऐश मौज कर रही हो, लेकिन मुझे तो खाना दिया करो, मुझे तो खाना दिया करो। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी उसी लड़की पर जो मेरे बगल में लेटी हुई थी। मैं वही गली वाला कमरे में अपने आप को पाता हूँ। आँख खोल के देखता हूँ तो वही बूढ़ी औरत जिस हालत में मैंने देखा था उसी हालत में आज भी दरवाजे पर मौजूद थी, चीख रही थी। तभी वही औरत मेरे पीछे से उठती है, आज चीखने लगती है उस पर, जाओ अपने कमरे में, जाओ अपने कमरे में, देखो मेहमान है हमारे घर पर, मेहमान है हमारे घर पर, तुम जाओ, इसी में तुम्हारा भलाई है। और जब डांटती है डपटती है तो बूढ़ी औरत वो चल देती है। इसके बाद वो औरत मुझसे कहती है कि आप बबलू जी आप सो जाइए, आपकी तबीयत अभी सही नहीं है, आपको नींद आ रही है, आपको नींद आ रही है। और वास्तव में मुझे नींद आने लगती है। जब मैं अपना नींद पूरा कर लेता हूँ, आंखें खोलता हूँ, तो मैं अपनी बिस्तर पर पाता हूँ जहाँ पर मैं खाना खाया था, जो कमरा मैंने अपने लिए चूज किया था, उसी कमरे में ना तो वो औरत थी और ना वो बूढ़ी औरत। मैं जब सुबह जगता हूँ तब मुझे अच्छी तरह से ध्यान होता है कि मेरे साथ में रात में कुछ अलग हो रहा है। मैं एकदम चौंक जाता हूँ, डर भी महसूस होने लगता है। और इसके बाद पूरा घर का छानबीन करना शुरू कर देता हूँ। ना तो औरत का कोई निशान मिलता है, ना उस बूढ़ी औरत का। आखिर ये मेरे साथ में हो क्या रहा है? वो औरत कहती है कि बबलू जी आप बीमार हो, आपको आराम करना चाहिए। मैं कहाँ से बीमार हूँ? मैं तो स्वस्थ व्यक्ति हूँ, मुझे क्या हुआ है? लेकिन अगले पल मुझे ध्यान आता है कि आखिर ये औरत है कौन, जो मुझे अपनी पति समझ रही है, पत्नी की तरह मेरे साथ में रह रही है, बिहेव कर रही है। ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? मैं उलझ गया था, मुझे डर लगने लगा था। उस घर में पहली बार मुझे एहसास होने लगा कि घर वास्तव में ये भूतिया तो नहीं है जैसा अड़ोसी पड़ोसी बताया करते थे, किससे कहानियां सुनाते थे। सच कहूँ ना, पूरा शरीर कांप गया था। सुबह के टाइम में जबकि दिन निकल चुका था, लोग बाग अपने रास्ते पर आ रहे थे, जा रहे थे, उनकी बातचीत जाते हुए मुझे सुनाई दे रही थी। तब मैं पूरी तरह से कांप गया था। वो रात वाला दृश्य याद करके मैं पूरी तरह से सहम चुका था। मैं बैठ जाता हूँ अपने बिस्तर पर सर पकड़ के कि मुझे क्या हो रहा है, इस घर में ये सब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? वो औरत कौन है जो मुझे अपना पति समझ रही है, और वो बूढ़ी औरत हमेशा भूखा रहती है, चीखती है, चिल्लाती है। ये सब रहस्य क्या है, बात क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसे वक्त में करना क्या चाहिए। लेकिन धीरे धीरे अब ऑफिस का टाइम भी होने लगता है। मैं मन मार करके डरा होता हूँ। मैं फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ, कपड़े बदलता हूँ और फिर घर का ताला बंद करके और निकल जाता हूँ। जैसे ही घर से बाहर निकलता हूँ ना, तो सामने वाले घर के पास में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, चारपाई डाल करके। वो मुझे देखता है, वो हर रोज देखता था, लेकिन आज मुझे इशारा करके बुलाने लगा, अरे बच्चा इधर सुनना, इधर सुनना। मैं उसके पास पहुंच जाता हूं। मैं खड़ा होकर के उसको देखता हूं और कहता हूं, अंकल जी बताइए, कुछ आप बता रहे थे। तब कहते हैं, बेटा अगर तुम्हारे पास कुछ समय हो तो बैठ जाओ, थोड़ा बहुत हम बातचीत करते हैं। मैं चारपाई पर बैठ जाता हूँ। तब अंकल जी की तरफ मैं देखने लगता हूँ। अंकल जी कहते हैं, बेटा ये आपका घर है? मैं कहता हूँ, हाँ मेरा ही है, मैंने खरीदा है। तब अंकल जी कहते हैं, बेटा क्या आपको किसी ने बताया नहीं ये घर भूतिया है, सालों से बंद पड़ा हुआ है? कई किराएदार यहाँ पर आए थे रहने के लिए, वो तो एक रात भी रुक नहीं पाए थे। और आप, मैं देख रहा हूँ कि हफ्ता दिन हो चुका है और आप यहाँ पर आते भी हो, जाते भी हो, काम करवा रहे हो। हाँ, इसके बाद आप रहना भी शुरू कर दिए हो। आपको इस घर में कुछ महसूस नहीं होता? सच कहूँ ना कि मैं तो उबल पड़ा था सब कुछ बताने के लिए, लेकिन मैं अपने आप को रोक लेता हूँ। कहता हूँ, कैसा बात, किस तरह की बात आप बताना चाहते हैं अंकल जी? कहते हैं, बेटा देखो, जो मैं बता रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ, शायद आपने अभी तक अनुभव नहीं किया है। अगर अभी तक अनुभव नहीं किया है तो आने वाले दिनों में आपको जरूर अनुभव होगा, और तब आप मेरे पास में आकर के बताओगे। सच कहना, अभी तक आपको ऐसा कुछ नहीं लगा है ये घर में कुछ अलग सा चल रहा हो?
मैं तो कांप गया था अंदर से। मैं बोलना चाहता था, लेकिन मेरे मालिक का आदेश था कि नहीं, डरना नहीं है। आस पास में जितने भी पड़ोसी हैं उनको लगना चाहिए वो घर भुतहा नहीं है, और तभी तो हमें अच्छे पैसे मिलेगा और तुम्हें अच्छा बोनस मिलेगा। मैं अपने आप को रोक लेता हूँ। कहता हूँ, अंकल जी, मुझे तो इस घर में ऐसा कुछ रहस्यमय चीज़ लगा ही नहीं। क्या आपको जानकारी है इस घर के बारे में? तो आप मुझे बताइए। तब कहते हैं, बेटा, वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, इस घर में मैं इतना पुराना हूँ तभी मैं ये सब जानता हूँ। इस घर में एक परिवार भी रहता था। परिवार में 3 लोग रहा करते थे, एक बूढ़ी औरत और उसका एक पति और एक नौजवान लड़की उसी बूढ़ी औरत की। और वो काफ़ी लोग खुशहाल थे, पैसे भी थे उनके पास में और अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन जो बूढ़ा आदमी है ना, उसको कोई बीमारी पकड़ लेता है, अंदर ही अंदर घुटने लगता है, इलाज भी होता है लेकिन वो बच नहीं पाता है। इसी घर में उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद वो सदमा जो उसकी पत्नी होती है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो भी अपने पति की याद में वो भी अपना शरीर को त्याग कर देती है। उसकी भी मौत हो जाती है। अब बच गई लड़की। लड़की जो थी वो भी अब अपने माँ बाप को इतना प्यार करती थी। वो भी धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगा था। लेकिन अब उसके रिश्तेदार थे, आते थे जाते थे, रिश्तेदार के घर में जाकर रहती थी, लेकिन अपना घर नहीं छोड़ती थी, आती थी जाती थी। लेकिन एक रात जब इस घर में आके रही थी तो फिर दरवाज़ा नहीं खुला था। आसपास के जो भी लोग थे जानने वाले, जो उसका सखी सहेली थी, आके दरवाज़ा पीटते हैं, उसका नाम लेकर जगाते हैं, उठ जाओ, 10 बज गया, 11 बज गया, कब तक सोती रहोगी? लेकिन वो उठती नहीं है। आखिरकार लोगों को लग जाता है कि इस घर में कुछ ना कुछ हुआ है। अब वास्तव में जब उस दरवाज़ा को तोड़ा जाता है तब पता लगता है कि वो तो मर चुकी है। अब इसके बाद में वो घर लोगों की नज़र में भूतिया हो चुका है। कई यहाँ पर लोग किराएदार के रूप में आए रहने के लिए, और ऐसा उनको महसूस होता था। वो लोग मुझे आकर बताते थे, वो मेरा नाम लेके पुकारती थी। जो नौजवान लड़के थे ना, उनको आवाज़ दे के पुकारती थी। जिस नाम के लड़का होते थे वो बहला करके वो एक जगह पर ले जाती थी और फिर उनके साथ में कुछ गलत हरकत करती थी। अब इसके बाद वो लोग डर जाते थे, घर छोड़ करके भाग आ जाते थे, घर छोड़ देते थे। भूतिया घर हो चुका था। क्या तुम्हें ऐसा कुछ अनुभव हुआ कि नहीं इस घर में अभी तक? मैं तो अंदर से खोल चुका था, उबलने वाला था, मैं तो बताने वाला था, लेकिन अगले पल हरे हरे नोटों का लालच मेरी आंखों में आ गई थी। मुझे लगा कि जल्दी से जल्दी ये घर बिक जाएगा, इसके बाद मैं भी इस घर से निकल जाऊंगा। अब थोड़ा सा हिम्मत मुझे दिखाना ही पड़ेगा। अब एक आध दिन तो ज़रूर हमें निकालना चाहिए। घर का बिकने का अब मुझे इंतज़ार करना चाहिए। नहीं, मैं मना कर देता हूँ चाचा से कि नहीं, ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कि ये घर अभी तक भूतिया है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर भूतिया होता तो क्या मैं इस घर में रहता? अरे, आप लोग का सोचने का तरीका है, ये घर भूतिया नहीं है। इसके बाद मैं नमस्ते करता हूँ और अपने ऑफिस की तरफ चल पड़ता हूँ। लेकिन रास्ते भर चाचा के कही हुई बातें मेरे दिमाग में कौंधती रहती है। मुझे लगता है कि ये सब तो मेरे साथ में भी हो रहा है। जैसा चाचा ने कहा था, जो भी नौजवान लड़के किराए के रूप में उस घर में रहने के लिए आते थे, उनके साथ में भी तो ऐसा होता था। और वो लोग पहली ही रात में घर छोड़ करके भाग जाते थे। एक मैं ही महामूर्ख हूँ कि जो इस घर में टिका हुआ हूँ। मेरे साथ में कुछ होने वाला तो नहीं है। मैं घबरा जाता हूँ। ऑफिस पहुँचता हूँ, मेरा उदास चेहरा देख करके मेरा मालिक अब संदेह की नज़र से देखते हैं और कहते हैं, बबलू, बात क्या है? आज तुम डरे डरे दिखाई दे रहे हो। अब मैं अपने आप को अब एक तरह से सही दिखाता हूँ कि नहीं, मैं डरा नहीं हूँ। लेकिन मेरा मालिक ताड़ लेते हैं, कहते हैं, बबलू, कुछ ना कुछ तो बात जरूर है बेटा। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग के अंदर में? कहीं भूत प्रेत से तुम्हारी मुलाकात तो नहीं हो गई? दिमाग तुम्हारा धोखा तो नहीं दे गया? तब मेरे रोना शुरू कर देता हूँ। अचानक मेरे आंखों से आंसू निकल जाता है। आंसू देख करके तो उनको लग चुका था कि मामला तो गंभीर है। मेरे पास में आते हैं, अरे घबराना मत बबलू, ये सब दिमाग का खेल है। क्या तुमने देखा कोई भूतनी से मुलाकात होगी क्या? खूबसूरत थी, खूबसूरत, मजाक में ले रहे थे।
तब मैं अपने आप को फिर शांत करता हूँ। कहता हूँ मालिक, जो सामने वाला एक चाचा रहते हैं और उन्होंने मुझे सब कुछ बताया और कुछ ऐसा ही मैं महसूस कर रहा हूँ 2 रातों से। मैं पूरी कहानी बता देता हूँ। मालिक सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कहते हैं, तुमने तो कुछ नहीं बोला ना, अब उनको कुछ ऐसा तो नहीं बताया। मैं कहता हूँ, नहीं मालिक, अभी तक तो नहीं बताया, लेकिन मैं ज़्यादा दिन तक झेल नहीं पाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं उस घर में रह नहीं पाऊंगा ज़्यादा दिन तक। मालिक कहते हैं, हिम्मत मत हारो, कल ही पार्टी आने वाली है। अगर उसको मकान पसंद आ जाता है तो समझ लो अब वहाँ का काम खत्म हो जाएगा और तुम्हें अच्छे पैसे का बोनस भी मिलेगा। अब तुम 2 दिन कैसे भी संभाल लो भाई, जब तक ये काम खत्म ना हो जाए। मैं जानता हूँ कि भूत प्रेत नहीं होता है, ये सब दिमाग का असर है, लेकिन मैं तुम्हें इतना ट्रेनिंग दिया, इसके बाद भी तुम्हारी हालत ऐसी हो गई। अब बताओ कैसे चलेगा काम। मैं संभाल लिया था अपने आप को, कहने लगा कि आप चिंता मत करो, मैं देख लूँगा, सब कुछ संभाल लूँगा, लेकिन आप जल्दी से जल्दी इस मकान को बेचने का कोशिश करो। तब कहते हैं, बबलू, कल ही पार्टी आने वाली है, अगर उसको जम जाता है ना तो मुझे ऐसा अच्छा पैसा मिलेगा, चिंता मत करो। अब मैं अंदर ही अंदर थोड़ा खुश हो गया था। चलो अब कुछ ही दिन तो बचे हैं, जितना दिन मैं झेला हूँ और 2 दिन झेल लूँगा। अब मुझे मुनाफा तो मिलेगा, पैसा तो मिलेगा। हरे हरे नोटों का अब एक लालच आ चुका था आंखों में। मैं अपने आप को एकदम सही काबू में कर लिया था। रात होती है लेकिन मैं दारू नहीं पीता हूँ। मुझे लगने लगा कि दारू पीने से ही मामला खराब हो रहा है। खाना जरूर खाता हूँ और इसके बाद पूरे घर का चक्कर लगाता हूँ। अब मैं पूजा पाठ कभी नहीं करता था। अब मैं कुछ ऐसा काम करने लगता हूँ जैसे मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ। मैं धूप बत्ती लेके गया था, पूरे कमरे में धूप बत्ती जला करके अब धुआं सा कर देता हूँ। और मैं कभी पूजा पाठ करने वाला इंसान था नहीं, अब मैं जानता भी नहीं था, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ लेता हूँ। अब एक तरह से मेरी पूजा समाप्त हो चुकी थी, प्रार्थना मैं कर चुका था, अपने बिस्तर पर आकर के लेट चुका था। मुझे लगने लगा कि अब मैं दारू पिया नहीं हूँ और मैं पूजा पाठ भी कर लिया हूँ, तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं नींद में सो जाता हूँ। ना मुझे कोई आवाज़ सुनाई पड़ती है और ना मेरा सर दर्द करता है, सर में तकलीफ नहीं होती है, अच्छी नींद आ जाती है। लेकिन जब बाहों ने मुझे जकड़ रखा था ना, तब बदन मेरा कसा कसा सा लग रहा था, तब मेरी आँख खुल जाती है। जैसे ही आँख खुलती है ना तो मैं देख करके हैरान हो रह जाता हूँ। मैं देखता हूँ मैं तो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, मैं फिर उसी तख्त पर आ गया हूँ, पुराने पलंग पर आ गया हूँ जो पिछली गली में था। मैं कमरा देखता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ, अरे मैं तो बड़े वाले कमरे में था, इस गली वाले कमरे में कैसे आ गया। मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो वही खूबसूरत महिला मुझे अपने हाथों से जकड़े हुए अब बड़े आराम से मस्त नींद का मजा ले रही है। सच कहूँ ना, मैं उसी रात अब इतना डर चुका था। आज जैसे ही मैं डर के उठता हूँ, औरत हाथ पकड़ लेती है, कहती, बबलू कहाँ जा रहे हो, अभी तो रात है, अभी तो घंटों सुबह होने में टाइम है, अभी लेट जाओ, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। जैसे ही बोलती है कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है ना, पूरा बदन में ऐसा लगने लगता है कि जोरों से दर्द शुरू हो चुका है। सर जो बिल्कुल मेरा शांत था, सर चकराने लगता है। इसके बाद जैसे कोई हथौड़ी सर के अंदर में घुस करके मारने लगता है, टन 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 ऐसा होने लगता है सर। और ऐसा लगने लगता है कि सर चकराते चकराते मैं गिरने वाला हूँ और उसी वक्त मुझे कुछ होश नहीं रहता है। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। अब इसके बाद सुबह में मेरी जो आंख खुलती है ना, तो मैं अपने को बड़े घर में पाता हूँ जहाँ पर मेरा बिस्तर पर सोया हुआ था। मैं उसी बिस्तर पर, सुबह हो चुकी थी। सच कहूँ ना, दिल की धड़कन तो जितनी बढ़ी हुई थी तो बढ़ी हुई थी, लेकिन पसीने से नहाया हुआ था। इतनी डर मुझे लगा था। अब मुझे लगने लगा कि देखो बबलू, मैं अपने आप को समझा रहा था, जान रहेगी तो बहुत सारी नौकरी मिलेगी, बहुत सारा पैसा भी कमा लोगे, लेकिन जब जान ही नहीं रहेगी तो पैसा कमा के करोगे क्या, पैसा क्या होगा। निकल लो यहाँ से, इस घर से जितना जल्दी हो सके निकल लो। मैं पूरा मन बना चुका था। मुझे लगने लगा कि ना, अब मैं ज़्यादा दिन
अब मैं कहूँ ना कि आज रात भी इस घर में रुक नहीं पाऊंगा। वो औरत जो देखने में खूबसूरत थी, वो मुझे बीमार कर रही थी। मुझे शायद ऐसा कुछ बीमारी लगाने की कोशिश कर रही थी जिसकी वजह से मेरी शायद मौत हो सकती है, जैसा उस चाचा ने कहा था। ऐसा ही तो करती थी इस घर में। मैं इतना डरा हुआ अपने को अब पाता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ होश नहीं था। बस मैं इतना चाहता था कि मैं इस घर से जल्दी निकल सकूँ, अपने ऑफिस पहुँच जाऊँ, अपने मालिक को बता दूँ कि देखो साहब, अब मैं उस घर में रह नहीं पाऊँगा। अगर मुझे नौकरी पर रखना है तो रख लो, लेकिन मैं आज के बाद इस घर में कभी नहीं आऊँगा। मैं इतना डरा हुआ था। चाचा की एक बात मुझे याद आ रही थी। अब मुझे वही डर सता रहा था, कहीं वो जो भी प्रेतात्मा थी या जो भी थी उस घर में रहने वाली, वो खूबसूरत लड़की और बूढ़ी औरत, और चाचा ने जो कहानी बताया था, मुझे लगने लगा वो कहानी मुझ पर लागू हो रहा है। वो औरत मुझे बार बार कह रही थी कि बबलू जी, आप बीमार हो, आप बीमार हो। तो क्या मैं बीमार हूँ? क्या मैं एक ऐसे रोग से ग्रसित हूँ जिसका इलाज कोई नहीं है? मुझे तो ऐसा ही लगने लगा था, अपने आप को बीमार समझने लगा था। मुझे लगा कि शायद मैं बचूंगा नहीं। मैं इतना डर गया था। मैं घर से बाहर निकलता हूँ और दरवाज़ा लॉक करके, और तभी देखता हूँ वही चाचा चारपाई पर बैठे हुए हैं। मुझे इशारा कर रहे थे, लेकिन मैं उनकी तरफ देख करके अनदेखा कर देता हूँ। मैं अपने ऑफिस की तरफ बढ़ जाता हूँ, और तब तक ऑफिस भी खुल चुका था। वहाँ पर लोग आकर के ऑफिस संभाल चुके थे। मैं जाता हूँ, अब मैं घबराया हुआ रहता हूँ। मैं अपने आप को शांत करने की कोशिश करता हूँ। जो हमारे साथी लड़के थे, वो मुझसे तरह तरह का सवाल पूछ रहे थे कि बालू भाई, अब वो मजाक कर रहे थे, उस घर में कोई प्रेतात्मा तो नहीं है ना? कोई अच्छी वाली प्रेतात्मा तो नहीं है? क्या तुम्हारी रातें रंगीन हो रही है क्या? तरह तरह का वो मेरे को मजाक बना रहे थे। हाँ, मैं उनकी बातों को सह रहा था। गुस्सा तो आ रहा था, डर भी लग रहा था, लेकिन मैं किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। उसी टाइम मालिक भी आ चुके थे, उनकी भी कार आ चुकी थी, और एक कार और भी आई थी। जैसे ही मालिक की कार रुकती है, सब शांत हो जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। मैं भी अपने आप को नियंत्रित कर लेता हूँ, शांत दिखने लगता हूँ। मालिक आते हैं, साथ में मैं देखता हूँ दूसरा कौन है कार में। तब मुझे एक गेरुआ वस्त्रधारी और सफ़ेद दाढ़ी वाले, सफ़ेद बाल वाले, अब बड़े अच्छे वस्त्र पहने हुए, मतलब गेरुआ जरूर था लेकिन बहुत ही महंगा कपड़ा लग रहा था, और वह अंदर पधारते हैं। मेरे मालिक उनको बड़ा आदर सत्कार देते हैं, बिठाते हैं। कहते हैं, महात्मा जी, ये मकान जैसा आप ढूंढ रहे थे बिल्कुल ऐसा ही है, आप चलकर देख लेंगे। तब वो कहते हैं, अरे भाई, मैंने वो मकान देखा हुआ है। मैं तो इस मकान को खरीदना चाहता था, लेकिन मेरे पास उस वक्त में टाइम नहीं था, मैं इसलिए आ नहीं पाया। ये मकान आज के बाद मेरा हुआ। मैं तो बड़ा खुश हो गया था। मतलब क्या था, महात्मा जी उस मकान को लेकर के रहना चाहते थे या फिर कोई ऑफिस खोलना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, मुझे उस टाइम तो कुछ मालूम भी नहीं था। ना इतनी बातचीत मैं सुन पाया था। सौदेबाजी, पैसे का लेन देन और कागज पत्तर का काम, सब कुछ अब हो चुका था। मैं तो अब अंदर से इतना डरा हुआ था कि कहीं मुझे आज रात भी वहाँ रुकना ना पड़े। लेकिन जब मालिक कहते हैं कि बबलू, तुम्हारा काम अब खत्म हो चुका है, तुम खुश हो जाओ, अब उस घर में तुम्हें रहना नहीं पड़ेगा। और सच बताना, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, लेकिन खुशखबरी है, ये मकान अच्छे पैसे में बिकी है और तुम्हें अच्छा बोनस मिलने वाला है। वो एक महात्मा जी ने लिया है, उनके चेले चपाटे इस जगह पर रहा करेंगे। अब उनके आश्रम में ज़्यादा जगह नहीं थी, तो इस सस्ता में मकान मिल गया उनके बजट से। तब वो भी खुश और मैं भी खुश, साथ में मैं भी खुश हो गया था। जब मुझे हरे हरे नोट का बोनस मिलता है, अब मैं सब दुख दर्द अब अपने आप को भुला लेता हूँ। मुझे लगता है कि अब मेरी जान बच गई है। लेकिन जब मेरे मालिक अकेले में बुलाते हैं, कहते हैं, बबलू, आप तुम बता सकते हो उस रात में जब तुम सोते थे तो कैसा अनुभव होता है, क्या होता था तुम्हारे साथ में? क्या वो हसीन सी देखने वाली औरत तुम्हारे पास में आके सोती थी, तुम्हारे साथ रात बिताती थी? मैं कहूँ ना कि मैं मालिक की तरफ देखता रह जाता हूँ। कैसे जानते हैं वो अंदरूनी बात जो मेरे अलावा कोई बता नहीं सकता था, जो मैंने उस चीज़ को भुगत लिया था।
अब उनको कैसे पता था? मैं कहता हूँ मालिक आपको कैसे पता कोई उस घर में क्या चल रहा है? मैं इतनी खोल करके तो आपको कभी बात बताया नहीं, तो आपको इस बात का अंदाज़ा कैसे हुआ? तब मालिक मुस्कुरा के कहते हैं, इस घर में पहले भी मैं जा चुका हूँ। वहाँ पर एक लड़के को मैंने रखा था, लेकिन वो तो एक रात भी रुक नहीं पाया। तब से मैं उस घर की कहानी जानता हूँ। वो उस घर में क्या क्या होता है मुझे सब पता है। जो भी नौजवान उस घर में जाता है ना, वो हसीन औरत उस लड़के को अपना पति ही समझने लगती है, उसके रात साथ में रात बिताने की कोशिश करती है। मैं जानता हूँ बबलू तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है। तब मैं कहता हूँ मालिक मैं क्या बताऊँ कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ है। मुझे तो डर लगता है आज भी सोच करके। वो औरत मुझे ऐसा कह रही थी कि तुम बहुत बीमार हो बबलू, बहुत बीमार हो। वो मुझे पलंग से उठने नहीं देती थी। अगर मैं उठ के भागने की भी कोशिश करता था तब वो मेरा हाथ पकड़ लेती थी। मेरा नाम लेके कहती थी कि बबलू तुम बीमार हो, तुम बीमार हो। मालिक मैं क्या आपको बीमार लगता हूँ? आप सच बताना। तब मालिक मुस्कुरा के कहते हैं नहीं, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। वो तुम्हें बीमार बीमार करके अब इस हालात में पहुंचा देना चाहती थी कि तुम सही में तुम बीमार अपने आप को अब मान लो, और यही तो उसका खेल है। लेकिन अब चलो ये बात खत्म हो चुकी है, अब ये मकान बिक चुका है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देखो मैं तुमसे कहता था ना कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, लेकिन भूत प्रेत मैंने भी देखे। अगर तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा, तुम अपने आप को नियंत्रित रखोगे, तो भूत प्रेत तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। मैं भी ऐसे कमरे में रहा हूँ, जो तुम्हारे साथ में ऐसी घटना घटी है ना, मैं भी झेल चुका हूँ। लेकिन मैं अपने आप पर कंट्रोल रखा, मैं डरा नहीं, तभी मैं जीत पाया। उस भूतिया घर में मैं कई दिन गुजारा, लोगों को विश्वास दिला दिया कि नहीं इस घर में कोई भूत वूत नहीं है। तब जाके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तुम 2 रात में हार मान चुके हो, 2 रात में हार मान चुके हो बबलू। मैं मालिक की तरफ देखता हूँ। मालिक मुस्कुरा के कहते हैं कि हाँ बबलू, मैं तुम्हारी तरह था जब इस शहर में आया था। मैं भी, मेरे पास में फुटी कौड़ी नहीं होती थी, तब मैं ऐसे ऐसे काम किया हूँ, तुम विश्वास नहीं कर पाओगे। वो कुछ अपनी कहानी बताने लगे थे। तब मेरे शरीर के अंदर में जोश भर चुका था। अब मैं कहने लगा कि मालिक मुझसे गलती होगी, मुझे डरना नहीं चाहिए था, और आज के बाद मैं कभी नहीं डरूंगा। इसके बाद मालिक मेरी तरफ मुस्कुरा के देखने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी बबलू जी की भेजी हुई। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।